हुआ स्क्रीन शेयर? यस मैम। ठीक है। नॉर्मली इसका बहुत सारा पार्ट ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर ही चुके हैं। फिर भी डिसऑनर एंड डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, डिसऑनर्ड कैसे होता है? तो अगर पेमेंट के लिए हमने दिया या एक्सेप्टेंस के लिए हमने प्रेजेंट किया उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, और अगर फिक्स डेट पे पेमेंट नहीं मिला, पेमेंट करने से मना कर दिया, तो फिर वो क्या हो जाएगा? डिसऑनर्ड हो जाएगा। और सिमिलरली अगर एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्टेंस देने से मना कर दिया ड्रॉई ने, तो अगेन दैट बिकम्स डिसऑनर्ड बिकॉज ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है? हाँ, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस, यानी कि कैसे नॉन एक्सेप्टेंस नहीं होने के कारण कैसे कैसे डिसऑनर्ड हो सकता है। ऑलरेडी ये सब चीज बहुत कुछ जानते हैं आप, जैसे कि अगर 48 आवर्स से ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है ना, ड्रॉई अपने द्वारा ड्रॉ किए गए बिल को एक्सेप्ट करने में या प्रोमिसरी नोट को एक्सेप्ट करने में, सॉरी, प्रोमिसरी नोट इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस, ये सिर्फ बिल के केस में आएगा, तो उसको 48 आवर्स से ज्यादा टाइम ले रहा है एक्सेप्ट करने में, तो भी वो डिसऑनर्ड माना जाएगा। ठीक है? अगर बहुत सारे ड्रॉइज हैं और वो पार्टनर्स नहीं है, और उसमें से एक पार्टनर ने भी अगर उस 48 आवर्स के अंदर नहीं दे दिया अपना एक्सेप्टेंस, तो भी वो डिसऑनर्ड माना जाएगा। राइट है ना? ठीक है। उसके बाद थर्ड पर, इफ द ड्रॉ इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर वो बैंकरप्ट हो जाता है, ठीक है ना, अनसाउंड माइंडेड हो जाता है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? अगेन वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, वो फिर डिसऑनर्ड मान लिया जाएगा। अगर वो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, या फिर अनसाउंड माइंड का है, या फिर ऐसे कोई कंडीशन आता है तो इनकॉम्पिटेंट पार्टीज वाला, तो भी वो डिसऑनर्ड हो जाएगा। ठीक है? ठीक है। इफ एक्सेप्टेंस इज क्वालिफाइड, अगर वो आपको क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस देता है, कंडीशनल एक्सेप्टेंस देता है, कल हम लोगों ने क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस के बारे में बात किया था, मैंने इसीलिए कल वो पॉइंट ले लिया ताकि आज आपको समझने में ज्यादा आसानी होगा। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, आपके पास ऑप्शंस हैं, यानी कि हमारे पास ऑप्शन होता है, हमें मर्जी है तो हम क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ले, अदरवाइज हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, डिक्लाइन कर सकते हैं, हम उसको बोल सकते नहीं नहीं हम कोई क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं लेंगे। ठीक है? लेकिन अगर आपने कंडीशनल या क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस वो आपको दे रहा है और आपने नहीं लिया, ठीक है ना, सपोज करो मुझे पैसे देना है लेकिन मैं बोल रही हूँ कि मैं इंस्टॉलमेंट में दूंगी, अब आप पर ये डिपेंड करता है कि आपने ये बात मानी या नहीं। अगर आपने नहीं बात मानी, दैट मीन्स कि वो जो बिल है वो डिसऑनर्ड कर दिया गया, क्योंकि उसको एज इट इज ऑनर करना था जैसा कि वो ड्रॉ किया गया था, बाद में उसमें कुछ कंडीशंस हम नहीं जोड़ सकते। ठीक है ना? तो ये भी अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली वो इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर्ड हो जाएगा। ठीक है? इफ द ड्रॉ इज फिक्टिशियस पर्सन, आपने जिसके नाम से वो बिल ड्रॉ किया था और अब आप उसको ढूंढ रहे हैं एक्सेप्टेंस के लिए, बट ही इज नॉट द राइट पर्सन, वो कोई फेक आदमी था, ठीक है ना, जिसके आप नाम, अब वो आपको बिल नहीं रहा है, वो फिक्टिशियस पर्सन था, बहुरूपिया जिसको कहते हैं, नटवर लाल जिसको कह सकते हो, मतलब कि वो फेक पर्सन था, वो सही और कोई जिसको आप पता नहीं कर सकते, आप ढूंढ नहीं सकते, आप उस तरह का कोई है, तो भी वो क्या हो जाएगा? वो तो आएगा नहीं एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि उसने जानबूझकर आपके साथ फ्रॉड किया है। अगेन दैट बिकम्स डिसऑनर्ड। और लास्ट पॉइंट है, इफ द ड्रॉई आफ्टर रीजनेबल सर्च कैन नॉट बी फाउंड, यानी आपने उसके पते पर, उसके ऑफिस के एड्रेस पे, जहां भी आपको एक रीजनेबल सर्च करना चाहिए उस ड्रॉई को, आपने प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस के लिए उसको हर जगह सर्च किया, लेकिन वो फिर भी नहीं मिला, ना ऑफिस में, ना घर में, ना पड़ोस में कहीं नहीं मिला, दैट मीन्स अगेन वो डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है? ये सारा डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस का केस था। एंड लास्टली डिसऑनर्ड बाय नॉन पेमेंट। नॉन पेमेंट कब होता है? जब आपने पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, लेकिन आपको पेमेंट नहीं मिला, वो उस तरीके से डिसऑनर्ड हो गया। ये डिसऑनर्ड बाय नॉन पेमेंट, तीनों ही इंस्ट्रूमेंट ऐसे डिसऑनर्ड हो सकते हैं, लेकिन डिसऑनर्ड बाय फॉर एक्सेप्टेंस सिर्फ बिल के लिए है। अब डिसऑनर्ड हो गया,
ठीक है ना, डिसऑनर्ड हो गया। इस तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर्ड हो सकता है, यानी कि अपनी बात को नहीं रखी गई। जिसको अगर बिल्स है तो किसी को डायरेक्ट करते हुए, बायर को डायरेक्ट करते हुए सेलर ने बनाया था, लेकिन बायर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया विद इन द रीजनेबल टाइम पीरियड और वो बिल डिसऑनर्ड हो गया। पेमेंट के लिए उसको नहीं एक्सेप्ट किया और वो चेक या बिल या नोट डिसऑनर्ड हो गया। डिस्चार्ज कैसे कैसे अब ये डिसऑनर्ड होने के बाद आप उसको स्यू कर सकते हैं, आप उसके अगेंस्ट स्टेप्स ले सकते हैं, कोर्ट में उसको स्यू कर सकते हैं और फिर आपका जो भी पैसा है विद पेनाल्टी, उसको कुछ पेनाल्टी के साथ वो आपको वापस दिलवाया जाएगा। लेकिन अभी हम डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। डिसऑनर्ड हो गया, डिस्चार्ज कैसे, यानी कि डिस्चार्ज मतलब नॉर्मली क्या होता है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्ति। बिल्कुल, डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और उसमें जुड़े हुए पार्टीज कैसे फ्री हो जाएंगे, ठीक है ना, कैसे अपनी लायबिलिटी से या रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाएंगे। सबसे पहले है, अगर किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हमको डिस्चार्ज करना है तो सबसे पहले पेमेंट कर दो, है ना, चेक हमने प्रेजेंट किया और हम उसका पेमेंट कर देंगे, डिस्चार्ज हो जाएगा, है ना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अपने ड्यूटी से डिस्चार्ज हो जाएगा, पेमेंट हो चुका, राइट। उसके बाद है, अगर पेमेंट कर दिया तो वो डिस्चार्ज हो गया। पेमेंट नहीं किया लेकिन फिर भी डिस्चार्ज बाय कैंसिलेशन, होल्डर जो है, ठीक है ना, जो होल्ड कर रहा है उस इंस्ट्रूमेंट को, उसने क्या किया कि इस इंटेंशन से जानबूझकर जो एक पार्टी है या उसमें से बहुत सारे पार्टीज है जिसको वो जानबूझकर डिस्चार्ज करना चाहता है, फ्री करना चाहता है उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो अगर वो उसका नाम कैंसिल कर देता है या इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कर देता है, जो इस पे प्राइमरी लायबल है, यानी कि कल जैसा हमने देखा था शुभांगी ने मुझे उधार दिया था और मेरी लायबिलिटी है ना प्राइमरी पे करने की, बाकी तो जितने लोग हैं वो सेकेंड। अभी आ रही है, बहुत कट के आ रहा है, कनेक्शन का ही इशू होगा फिर। इसको तो वाईफाई से कनेक्ट कर रखा, लेकिन अभी आ रही है तोशी, नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज तोशी? नहीं आ रही है, एक सेकंड दूसरी जगह से कनेक्ट कर दे। सर यहाँ का पासवर्ड क्या है कैटलिस्ट कॉलेज फ्लोर 1 का? ठीक है, अभी हूँ क्या ऑडिबल में? ये अभी आ रही है। ओके ठीक है, ठीक है, मुझे एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर लेंगे। ये नेक्स्ट क्या है, डिस्चार्ज बाय कैंसिलेशन, यानी होल्डर जो है उस इंस्ट्रूमेंट का, वो अगर पर्पसफुली इंटेंशनली किसी को डिस्चार्ज करना चाहता है, हु इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल या लायबल आदमी है उस इंस्ट्रूमेंट को डिस्चार्ज करने के लिए, अगर वो उसी को डिस्चार्ज कर देता है तो उसके बाद के जितने भी पार्टीज है वो खुद ब खुद उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाएंगे और वो इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज लेकिन कैसे होगा, नॉट बाय पेमेंट बट इट इज बाय कैंसिलेशन, ठीक है ना, मैंने माफ कर दिया, मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है, समझ में आया। तो जो मेन है रिस्पॉन्सिबल जिसको पे करना है वो और उसके आगे का, ठीक है ना, जिसको भी बाद में इंडोर्स किया गया था वो इंस्ट्रूमेंट वो बिल, वो सभी फ्री हो जाएंगे इससे। थर्ड है, बाय इफ प्राइमरली लायबल पार्टी इज डिस्चार्ज और अदर पार्टीज बिकम फ्री फ्रॉम द लायबिलिटी, ठीक है। इसमें डिस्चार्ज में 3 कंडीशंस है। पहला है
कि होल्डर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विद द इंटेंशन ऑफ डिस्चार्जिंग द इंस्ट्रूमेंट कैंसल्स द नेम ऑफ द पार्टी प्राइमरी लायबल फॉर द इंस्ट्रूमेंट। जो प्राइमरी आदमी है उसको हमने कैंसिल कर दिया तो सारे लोग फ्री हो जाएंगे। A negotiable instrument is also discharged if the holder cancels the instrument itself। अगर इंस्ट्रूमेंट को ही हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है ना, अगर उसको ही फाड़ के फेंक दिया कि चलो ठीक है हमने सबको मुक्त किया इससे, तो भी वो फ्री हो जाएगा। He may cancel the negotiable instrument by scoring it or tearing it off। कैंसिल करके, जैसे चेक को हम दो पैरेलल लाइन करके कैंसिल लिख देते हैं ना बीच में, तो वो कैंसिल हो गया वो चेक, या फिर उसको फाड़ के फेंक दीजिए, दोनों तरीके से वो हो सकता है। एक केस है कि प्राइमरी लायबल पर्सन को आपने डिस्चार्ज कर दिया, दूसरा है इफ सेकेंडरी लायबल पार्टीज आर कैंसल्ड द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट बीइंग डिस्चार्ज। यानी कि इसका मतलब समझ लो, जैसे मैंने कल के एग्जांपल में मैंने शुभांगी से पैसे उधार लिए थे या सामान उधार लिया था और शुभांगी ने मेरे से बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करवाया था, राइट। उसके बाद शुभांगी ने तोशी को दिया, साक्षी को दिया, सक्षम को दिया, उत्तम को दिया, ठीक है। अब क्या किया, जो उत्तम ने क्या किया कि ठीक है उत्तम को पैसे किससे लेना था, उत्तम को सपोज करो पैसे सक्षम से लेना था, राइट। तो वो सक्षम को डिस्चार्ज करता है इसके ड्यूटी से कि ठीक है तुम रहने दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो प्राइमरी लायबल पर्सन है वो भी डिस्चार्ज हो गया, उसकी जिम्मेदारी अभी भी है पे करने की। तो हमेशा बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में जो प्राइमरी लायबिलिटी होती है वो किसकी होती है, इंडोर्सर की नहीं होती है, जिसके नाम से ड्रॉ किया जाता है उसकी होती है ना। लेकिन अगर मुझे उसने फ्री कर दिया, मेरे पास उसने प्रेजेंट किया उत्तम ने वो चेक और मैंने नहीं दिया, उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं आई कैंसिल दिस, कोई जरूरत नहीं पे करने की, और उसने सीधा मुझे ही कैंसिल कर दिया, तो मेरे और उत्तम के बीच में जितने भी पार्टीज आए हैं वो सभी फ्री हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर, ओके। एक मिनट देखती हूँ अभी क्या है। हाँ, अब है डिस्चार्ज ऑफ वन और मोर पार्टीज ऑफ टू एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, यहां तक तो समझ में आ गया। कैसे हम एक पार्टी को फ्री कर सकते हैं या अधिक पार्टीज को फ्री कर सकते हैं उससे, बाय कैंसिलेशन। होल्डर जो अभी होल्ड कर रहा है उस इंस्ट्रूमेंट को, वो होल्डर डेलिबरेटली अगर वो नाम कैंसिल कर देता है, इरेज कर देता है जिस इंडोर्सर का, ठीक है ना, जिस भी पार्टीज को वो इरेज कर देता है, दैट पार्टी बिकम फ्री फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लायबिलिटी, और उस पार्टी के आगे जो भी इंडोर्सर है, सब्सिक्वेंट इंडोर्सर्स जो हैं वो भी फ्री हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर इस एग्जाम्पल में उसने सिर्फ सपोज करो साक्षी को कैंसिल कर दिया, नाम हटा दिया कि ठीक है तुम यू आर फ्री फ्रॉम योर लायबिलिटी, तो साक्षी ने फर्दर अगर सक्षम को इंडोर्स किया, सक्षम ने फर्दर अगर उत्तम को दिया है और फाइनली या किसी और को दिया है, तो ये आगे वाले सारे पार्टी फ्री हो जाएंगे, पीछे वाले अभी भी लायबल है, ठीक है ना, समझ में आ गया, ओके। बाय रिलीज, if the instrument releases the party primarily liable, again वही हमने पहले प्राइमरी लायबल पर्सन को ही मुक्त कर दिया तो ऑटोमेटिकली सारे लोग डिस्चार्ज हो गए और वो इंस्ट्रूमेंट भी डिस्चार्ज हो गया। बाय पेमेंट मालूम है, कैंसिलेशन के थ्रू, रिलीज के थ्रू, पेमेंट करके, पैसा दे करके, इंस्ट्रूमेंट पे जो भी पैसा बकाया था वो हमने वापस कर दिया और वो इंस्ट्रूमेंट अब डिस्चार्ज हो गया, साथ ही उसके सारे पार्टीज भी उससे फ्री हो गए। Discharge by allowing more than 48 hours to the drawee to accept the bills, यानी कि जो होल्डर है वो ड्रॉई को 48 घंटे से ज्यादा का समय देता है एक्सेप्ट करने के लिए बिल, तो वो क्या करता है कि उससे पहले के जितने पार्टीज थे उसको वो इस लायबिलिटी से फ्री कर देता है, ठीक है ना, क्योंकि आपको 48 आवर्स से ज्यादा नहीं देना चाहिए था, फिर भी अगर आप देते हैं तो आपसे पहले की जो भी पार्टी यानी होल्डर से पहले का भी जो भी इंडोर्सर्स है सब क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ठीक है ना। अब होल्डर और जिससे पेमेंट आपको लेना है उसके बीच की बात रह गई, बाकी पार्टी फ्री हो जाएंगे अगर आप ज्यादा टाइम उसको दीजिएगा एक्सेप्टेंस के लिए। तो डिस्चार्ज बाय डिले इन प्रेजेंटिंग चेक, यानी कि जो भी एक रीजनेबल डेट है या जो भी डेट आपको दिया गया है प्रेजेंटमेंट के लिए, उस डेट को आपने डिले करके बाद में, जैसे कि हमने कल बताया था कि आप बाद में उसको प्रेजेंट करते पेमेंट के लिए, और उस डिलेड प्रेजेंटमेंट के कारण अगर कुछ नुकसान होता है ड्रॉई का, तो अगर ड्रॉअर को कुछ नुकसान होता है तो ड्रॉअर उस नुकसान के एक्सटेंट तक फ्री हो जाता है पेमेंट के लिए, है ना, उतने ही एक्सटेंट तक जितना का उसको नुकसान हुआ है उतने तक की उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है। कल बताया था ना मैंने ये पॉइंट,
or discharge by qualified acceptance. Qualified acceptance वगैरह, always there is an option that you accept those qualified acceptance or you reject those qualified acceptance. If you have accepted those qualified acceptance, then the prior parties are free from your कंडीशनल एक्सेप्टेंस, क्योंकि उन्होंने अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस वाला बिल आपको आगे इंडोर्स किया था या आपको दिया था, है ना। लेकिन आपने क्या किया, कंडीशनल एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया। अगर आपने कंडीशनल एक्सेप्टेंस को प्रायर पार्टीज से बिना कंसेंट किए हुए एक्सेप्ट किया है, ऑल दो प्रायर पार्टीज आर डिस्चार्ज फ्रॉम देयर लायबिलिटी, है ना। कल भी हम लोगों ने ये देखा था। अब ये देख लो, ये नहीं देखा था। डिस्चार्ज बाय मटेरियल ऑल्टरेशन, मटेरियल मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो अगर चेक पर या फिर इंस्ट्रूमेंट पर कोई इंपॉर्टेंट अल्टरेशन किया गया है, चेंजेस किया गया है, कैसा हो सकता है, डेट को चेंज कर दिया, इनवैलिड हो गया था डेट, अब हमने उसको चेंज करके वैलिड बना दिया, हो सकता है ये ऑल्टरेशन, छेड़खानी इंस्ट्रूमेंट के साथ। सम को बदल दिया, 50,000 का इंस्ट्रूमेंट था उसको 5 लाख का इंस्ट्रूमेंट बना दिया, चेक बना दिया, हो सकता है ये भी। नहीं कहलाएगा क्या म्यूटिलेटेड, फिर वो नहीं कहलाएगा। म्यूटिलेटेड ही हो गया ना वो, जैसे ही आपने उसको रीराइट किया वो म्यूटिलेटेड हो गया और वो मटेरियल अल्टरेशन हो गया, इंपॉर्टेंट अल्टरेशन हो गया, जिसको बिल्कुल बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा, फिर वो पेमेंट नहीं होगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर आपने इंटेंशनली कुछ डेट को चेंज किया, सम को चेंज किया, प्लेस ऑफ पेमेंट को चेंज कर दिया, टाइम ऑफ पेमेंट को चेंज कर दिया, जो इंटरेस्ट है उसको चेंज कर दिया, जो इंटरेस्ट बनता है उतने दिनों में, या फिर जहां पे वो, अभी ये चेक के केस में नहीं होगा लेकिन बिल्स के केस में, प्रॉमिसरी नोट के केस में ये पॉइंट भी एप्लीकेबल होगा कि जहां पर उसको ड्रॉ किया गया था, अगर वो जगह दिया गया, बिल्स में नॉर्मली वो एड्रेस भी रहता है, ठीक है ना, अगर आपने उसको भी चेंज कर दिया या फिर किसी और पार्टी को ऐड कर दिया, है ना, वो पार्टी है नहीं लेकिन आपने उसको ऐड कर दिया, ये सारे ऑल्टरेशंस अगर आपने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर किया है तो वो क्या माना जाएगा, मटेरियल ऑल्टरेशन, जानबूझकर किया गया ऐसा ऑल्टरेशन जिससे किसी को नुकसान हो सकता है और किसी को बिना मतलब का, कह सकते हैं ना, नाजायज फायदा उठा सकता है जो किसी का, ठीक है ना, ऐसे चीजों को मटेरियल ऑल्टरेशन करते हैं, दीज आर कवर्ड अंडर मटेरियल ऑल्टरेशंस, ठीक है। अच्छा, कौन सी चीजें हैं जो मटेरियल ऑल्टरेशंस नहीं है, वो सारे चेंजेस इंस्ट्रूमेंट पे जो आपको देने से पहले मैं कर रही हूँ, है ना। मान लो कि मैंने किसी से लिया था अटेंडेंस ले लेना, हर्षित अटेंडेंस ले लेना, ठीक है। अगर आपने कोई भी ऑल्टरेशंस इंडोर्समेंट से पहले, क्या मतलब, मेरे पास कोई है, मैंने दिया तोशी को, तोशी ने दिया साक्षी को, तो साक्षी को देने से पहले जो भी चेंजेस किए हैं उसके बाद वो तोशी को दे रही है ना, तो तोशी एक्सेप्ट कर रही है जो भी अल्टर्ड है पहले उसके साथ, ठीक है ना। तो जो वो एक्सेप्ट कर रही है वो नोइंगली कर रही है, अभी उसको कुछ अंधेरे में रख करके अल्टरेशन नहीं किया गया है। बाद में तो अगर इंडोर्समेंट और एक्सेप्टेंस से पहले कोई अल्टरेशन किया गया है और बता दिया गया है कि हमने ये चेंज किया है, इसमें ये चीज किया है, तो वो अल्टरेशन मटेरियल अल्टरेशन नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि आपको जो मिल रहा है वो आपके लिए सही है, आप जानते हैं उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट। से हो रहा है। हाँ, अभी आएगा म्यूचुअल कंसेंट वाला भी। तो अगर ऑल्टरेशन आर मेड बिफोर acceptance or endorsement, then those alterations are not regarded as material alteration, वो तो acceptable है। अगर alteration made to carry out common interest, अगर दोनों के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई कर रही है, दोनों के फायदे के लिए किया जा रहा है कोई ऑल्टरेशन, तो वो भी मटेरियल ऑल्टरेशन में नहीं काउंट होगा। एंड इफ बोथ द पार्टीज आर अग्रीड फॉर दैट पर्टिकुलर ऑल्टरेशन, म्यूचुअल कंसेंट से अगर हमने ऑल्टरेशन किया है तो भी वो ऑल्टरेशन मटेरियल ऑल्टरेशन नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया क्या क्या नहीं है मटेरियल ऑल्टरेशन? यस, ठीक है। अगर वो एक्सेप्टेंस, अगर वो देने से पहले चेंज किया गया और तब आपको दिया गया है तो भी वो मटेरियल ऑल्टरेशन नहीं है। अगर वो कॉमन इंटरेस्ट के लिए किया गया है तो भी वो मटेरियल ऑल्टरेशन नहीं है, और अगर वो म्यूचुअली अग्रीड है, कंसेंट के साथ किया गया, तो भी उसको मटेरियल ऑल्टरेशन
नहीं कहेंगे। डिस्चार्ज बाय पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑन विच अल्टरेशन इज नॉट एपरेंट, ठीक है। कई बार चेक के केस में कैसे होता है, फ्रॉड करने वाले बहुत अलग अलग तरीके से फ्रॉड कर लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने कैंसिल चेक दिया था या हमने अकाउंट पे ही चेक दिया था, क्रॉस चेक दिया था, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा ऑल्टरेशन किया गया जो एपरेंट नहीं है, एकदम से यकायक एकदम से नजर नहीं आएगा, कितना भी ध्यान से देखो तो सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है, कुछ ऐसा हाथ की सफाई ऐसी है कि आपने ऑल्टरेशन तो किया लेकिन वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, नहीं समझ में आ रहा है ये, ठीक है ना। वैसे इंस्ट्रूमेंट का, वैसे चेक का अगर बैंक पेमेंट कर देती है तो बैंक लायबल नहीं होगा, क्योंकि कोई भी उस चेक को देखेगा तो अचानक से पता नहीं कर सकता कि इसमें क्या कोई अल्टरेशन किया गया है, ठीक है। तो जो वैसे अल्टरेशन जो एपरेंट नहीं है, एपरेंट मतलब बिल्कुल कोई फाइंड आउट नहीं कर सकता है अगर वो ऐसे ही देखे तो, ठीक है ना। वैसे एपरेंट ऑल्टरेशन अगर नहीं है तो अगर बैंक ने उसको पेमेंट कर दिया तो आप बैंक को लायबल नहीं ठहरा सकते, बिकॉज ऑल्टरेशंस आर नॉट एपरेंट, जिसको रोका जा सके, टोका जा सके, ठीक है। होता है कई बार, कई कई तरह के केमिकल्स आते हैं जिस पर अकाउंट पे का जो कैंसिलेशन होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है और वो बिल्कुल दिखता नहीं है कि वो रिमूव किया गया, बाकी सारी चीजें चेक के वैसे ही रहते हैं। तो फिर अमाउंट को बहुत हाथ की सफाई से बढ़ाया जा सकता है, वर्ड्स में भी और अंकों में भी। तो बहुत बार नहीं समझ में आता है, और अगर वो सच में नहीं समझ में आ रहा है, बाद में लोग उसको देखेंगे, दिखाएंगे, एंड देन इफ इट इज प्रूव दैट इट इज नॉट एपरेंट, तो फिर बैंक इज नॉट लायबल। बैंक का तो काम ही है पे करना, वो पे कर देगी, ठीक है। डिस्चार्ज बाय डेटर बिकमिंग इट्स होल्डर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मान लो कोई बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने दिया किसी को, ठीक है ना, कि मैंने या शुभांगी ने मेरे से साइन करा के अपने पास रखा, फिर तोशी को दिया, संदीप को दिया, अमित को दिया, सक्षम को दिया, ठीक है ना, ऐसे घूमते 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 उत्तम को दिया, उत्तम ने फाइनली किसको दे दिया, वो वापस से शुभांगी को ही दे दिया, नहीं नहीं उसने वापस से मुझे दे दिया, ठीक है ना। जिसको पे करना था, प्राइमरी लायबल जो है उसी को वापस घूम फिर करके उसी से आ गया, उत्तम ने मेरे से कुछ उधार लिया और वापस में उस वही बिल ऑफ एक्सचेंज उसने मुझे दे दिया, तो अब क्या हो गया, वो बिल ऑफ एक्सचेंज फ्री हो गया, क्योंकि मैं खुद को पेमेंट थोड़ी ना करूंगी, और खुद को कर भी लूंगी तो भी वो फ्री हो गया, है ना, ठीक है। तो जब डेटर यानी कि जो बायर है, डेटर है या ड्रॉअर है, वो खुद उसके पास घूम फिर करके वो बिल ऑफ एक्सचेंज आ जाता है, तो क्या हो जाता है, वो फ्री हो जाता है, और अदर पार्टीज भी उसमें फ्री हो जाते हैं, और उसकी भी प्राइमरी लायबिलिटी खत्म हो जाती है, वो खुद को तो पे नहीं करेगा, तो वो इंस्ट्रूमेंट को डिस्चार्ज कर देता है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। डिस्चार्ज बाय, अच्छा वो फर्दर किसी और को दे भी नहीं सकता, क्योंकि वो मुझे मुझे को पेमेंट करना है ना, तो मैं अब किसको दूंगी, वो किससे पेमेंट लेने जाएगा, है ना। तो वो इस तरीके से अगर घूम फिर के मेरे ही पास आ गया तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। नाउ डिस्चार्ज बाय ऑपरेशंस ऑफ लॉ, ऑपरेशंस ऑफ लॉ जो हमने अभी बताया था कि कैसे डिस्चार्ज हो जाता है या कैसे डिसऑनर्ड हो जाता है, अगर इंसॉल्वेंट हो गया, जिसकी प्राइमरी लायबिलिटी वो अगर इंसॉल्वेंट हो गया, मर्जर हो गया और किसी और ने उसकी सारी लायबिलिटी, उसका सारा कुछ मर्ज कर लिया है उसमें, तो उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है, अब वो लायबिलिटी शिफ्ट हो जाता है मर्जिंग एंटिटी के पास। लॉ ऑफ लिमिटेशंस, द लाइबिलिटी, लॉ ऑफ लिमिटेशंस मतलब क्या होता है, अगर वो टाइम बार्ड है और वो अगर उस पर इंप्लीमेंट हो रहा है और वो टाइम क्रॉस हो चुका है तो भी वो चीज डिस्चार्ज हो जाएगा। मैंने बताया था ना, लोन के केस में, बार्ड लोन के केस में, टाइम बार्ड लोन के केस में, अगर वो लॉ ऑफ लिमिटेशंस इंस्ट्रूमेंट पे एप्लीकेबल है और वो टाइम बार्ड खत्म हो चुका है, वो टाइम जोन खत्म हो चुका है, तो भी वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो दीज थ्री आर द कंडीशंस ऑपरेशंस ऑफ लॉ, जिसके द्वारा भी इंस्ट्रूमेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, ठीक है, यानी कि उसमें जो लायबल पर्सन है उसको मुक्त कर दिया जाता है। क्लियर। अब बताओ अंकेश क्लास में आया क्या, एक मिनट मैम। अंकेश नहीं, ठीक है, हम ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। अब वो नहीं आया तो उसको आना चाहिए था, क्योंकि मैंने उसको बताया था आज रहने के लिए। डिस्कस कर लेते वो सारे एमसीक्यूज, आप लोग आंसर देना इसमें, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन, एक सेकेंड।
ये सब आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं। स्क्रीन शेयर हुआ क्या? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। अभी मुझे बताओ, पहला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स है, वही सीसी सर से कुछ प्रॉब्लम थी। ओके, मैं देखती हूँ और भी है कि नहीं। है। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। इसमें क्या कुछ है क्या ट्रू एंड फॉल्स वाला? हाँ, ये है शायद ये क्वेश्चन। ठीक है, यहीं से लेते हैं। An offer accepted without knowledge does not confer any legal rights on the acceptor. यानी एक्सेप्टर को नहीं मालूम है और उसने वो काम कर लिया, तो क्या कोई लीगल राइट है? याद करो, मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ना, और ये ऑफलाइन क्लास में हुआ था। मतलब ऑफलाइन मीन्स की जब हम लोग कॉलेज में आके पढ़ते थे तब हुआ था। अगर कोई ऑफर बिना नॉलेज के एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ट्रू फॉल्स ही बोलना है, तो क्या उसके पास कोई लीगल राइट्स है एक्सेप्टर के पास? अपने मेमोरी स्किल को टेस्ट करो। मैं आपको एक केस देती हूँ, मैंने एग्जाम्पल दिया था और मैं हमेशा बोलती हूँ कि एग्जाम्पल्स याद रखो। एक, अब मुझे नाम नहीं याद है, सॉरी, लेकिन एक मालिक था जिसका भतीजा कहीं खो गया था और उसने अपने नौकर को बोला था कि जाके पता करो। और जब वो False. पता, हाँ बिल्कुल, कोई लीगल राइट्स नहीं होता। पढ़ो एक बार। डज नॉट कन्फर एनी लीगल राइट्स ऑन द एक्सेप्टर। ट्रू, कोई लीगल राइट उसके पास Does नहीं not. है। बिल्कुल, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना तो उसी एग्जाम में, राइट, ऐसे होता है। तो मैंने जो एग्जाम्पल बताया कि उसको नहीं मालूम था कि अभी 5 लाख का या 5,000 का इस पर अवार्ड अनाउंस किया गया, और वो बिना इस अनाउंसमेंट के चले जाता है ढूंढने, और वो ढूंढ भी देता है, तो क्या वो राइट मांग सकता है वो 5,000 रुपये अपने मालिक से? नहीं, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू, बिकॉज इफ यू आर डूइंग एनीथिंग अननोइंगली you do not confer any legal rights on the acceptor, right? ठीक है। Yes. अच्छा, दूसरा है एज ए जनरल रूल एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड। जनरल रूल, No, ma'am. False. दैट इज नॉट वैलिड, दैट इज वॉइड, है ना? क्योंकि सिर्फ सोशल और जो अपना फ्रेंडली या फैमिलियर है उसी में कंसिडरेशन के बिना भी काम चलता है, अदरवाइज नहीं चलता है। कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए एग्रीमेंट में, ठीक है? तो ये भी क्या होगा? एज ए जनरल एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड, तो ये क्या है? फॉल्स, ठीक है। द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय, अच्छा सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सिर्फ तोशी और हम नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग का भी रिवीजन हो रहा है, गलत ही सही, एक बार पार्टिसिपेट तो करो। The delivery of goods by one person to another as security for the repayment of debt is known as place. True, false? I'm true. True. Very good, true. True है ये, क्योंकि हम प्लेज करते ही हैं सिक्योरिटी के रूप में, हम उसको देते हैं ताकि हमको लोन मिल सके और बाद में हम उसको रिपेमेंट कर सके। वेरी गुड। A contract for the sale of future goods is agreement to sale. True. करेक्ट, वो एग्रीमेंट टू ही सेल ही होगा क्योंकि वो फ्यूचर गुड्स के लिए है, अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। अंकेश आ गया। मिश्रा जी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, अ चेक इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? False. मैम false. मैम फॉल्स होना चाहिए ना ये मैम, हम श्योर नहीं थे इसीलिए। मैम डिमांड पे तो नहीं मैम, डेट के हिसाब से भी तो होता है। False, ma'am. मैम फॉल्स होना चाहिए ना ये। क्या कहा आपने? False. मैम फॉल्स होना चाहिए ना। False. क्यों?
मैम ऑन साइट भी तो होता है। मैम वही ऑन साइट होता है चेक के केस में, कल ही पढ़ाया, आज ही भूल गए। मैंने कितनी बार बताती हूँ मैं कि 3 तरह का होता है प्रेजेंटमेंट, ठीक है ना। एक होता है प्रेजेंटमेंट एक्सेप्टेंस के लिए, जो, अब ध्यान से सुनो, एक होता है प्रेजेंटमेंट जो एक्सेप्टेंस के लिए होता है, वो सिर्फ बिल्स के केस में होता है, ठीक है। ऑन साइट वाला मैंने कहा था वो प्रॉमिसरी नोट और बिल्स के केस में होता है, और पेमेंट के लिए सारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट किया जाता है जिसमें चेक आता है। याद आया? पहले के लिए 1, दूसरे के लिए 2 इंस्ट्रूमेंट Yes, ma'am. है, और तीसरे के लिए तीनों ही जाएंगे, राइट। तो ये हमेशा चेक इज पेएबल ऑन डिमांड। कल भी बताया था कि अगर मैंने तुलसी को चेक दिया और तुलसी उसको बैंक में जाकर के नहीं प्रेजेंट करेगी तो बैंक घर आकर के पैसे नहीं देगा, है ना। या तो वो बैंक में डिपॉजिट करेगी या वो उसके क्लियरिंग में डालेगी, कहीं तो डालेगी चेक को, तभी तो बैंक उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगा। चेक इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। बिना डिमांड के कैसे पता चलेगा? किसी थर्ड पार्टी ने आपको चेक दिया, बैंक को सपने में आएगा क्या? प्रेजेंट करेंगे, डिमांड करेंगे, तभी तो वो पे करेगा। अंकेश, यस मैम क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? ठीक Yes, है। अब नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट क्या है? एक सेकंड में फैन ऑन करती हूँ। नेक्स्ट पढ़ो। द टर्म इंडस्ट्री, इससे पहले का हो चुका है अंकेश, टाइम बचेगा तो एक बार और जाएंगे, सिर्फ एक ही करवाया है। Okay. The term industrial relation is used to denote the collective relationships between management and the workers. True, false? मैम ये ट्रू होना चाहिए ना। बिल्कुल ट्रू ही है, होना चाहिए मत बोलो, ट्रू ही है ये, बिल्कुल। वर्कर्स पार्टिसिपेशन है ना, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज के रिलेशनशिप को इनरिच करने के लिए ही तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। सॉरी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है ना। मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच में है इंडस्ट्रियल रिलेशन, राइट। यस मैम। The structure of trade union refers to the basis on which unions are organized. True or false? Structure of trade union याद करो, Yes. Yes, ma'am. Reformer, क्राफ्ट, revolutionary. रिवॉल्यूशनरी या फिर रिफॉर्मिस्ट। क्राफ्ट यूनियन जो क्राफ्ट से रिलेटेड होता था, है ना, ये ट्रू है, ठीक है ना। बिल्कुल, वो जिस बेसिस पे बनाया जाता है ट्रेड यूनियन का स्ट्रक्चर, उसी को रेफर करता है, ट्रू है, ठीक है। H, next वाला, workers participation in management does not provide an effective system of communication between employers and workers. फॉल्स। Provide, it provides, है ना, इसीलिए ये false है। ये does not बोल रहा है तो ये false है, ये provide करती है। Multiple unions in establishment is one of the problems of collective True. bargaining. True. True. क्योंकि अगर एक ही इंडस्ट्री में एस्टैब्लिशमेंट में मोर देन 1 यूनियंस होगा, 3, 4, 5 हो जाएंगे, तो सबके अपने अपने डिमांड रहेंगे, आपस में ही बंदर बाट हो जाएगा। आप क्या लड़ेंगे मैनेजमेंट के साथ? मैनेजमेंट से लड़ने के लिए यू हैव टू बी स्ट्रांग, है ना। तो अगर 1 या 2 यूनियन है तो वहां तक ठीक है, लेकिन मल्टीपल यूनियंस वीक कर देता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। ट्रू। Discipline does not imply the absence of chaos, irregularity, and confusion in the behavior of workers. अच्छा, अब थोड़ा एक वर्ड है, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन होगा। इम्प्लाई का मतलब होता है अर्थ होना या उसमें निहित होना, ठीक है ना। तो क्या डिसिप्लिन में ये चीज निहित है या नहीं है, ये आपको बताना है। Discipline does not imply the absence of chaos, irregularity, and confusion in the behavior of workers. ये थोड़ा फंसे हो गया है ना। यस मैम। Actually, discipline implies. Discipline implies. अगर discipline होगा तो ये सारी चीजें नहीं होंगे। Absence तो फिर chaos नहीं होगा, irregularity नहीं होगी, कंफ्यूजन ऑफ बिहेवियर नहीं होगा। इसीलिए ये फॉल्स है, क्योंकि डिसिप्लिन डज इम्प्लाई, ठीक है ना, इसीलिए ये फॉल्स है। डिसिप्लिन इन सब चीजों को रेगुलेट करता है, अगर नहीं हो तो फिर ये सब चीजें हो, राइट। तो डिसिप्लिन डज नॉट इम्प्लाई, यानी क्या, डिसिप्लिन क्या इन सब चीजों को कंट्रोल नहीं करती है, एब्सेंस ऑफ कैओस को, इरेगुलरिटी को बिल्कुल करती है ना। अगर डिसिप्लिन है तो कैओस नहीं होगा, इरेगुलरिटी नहीं होगी, कंफ्यूजन ऑफ इन बिहेवियर नहीं होगा, इसीलिए ये फॉल्स है, ठीक है।
Discipline implies the absence of chaos, irregularity and confusion in the behavior of workers. ठीक है, यस मैम, आगे चले। यस मैम। हाँ, ये भी ट्रू एंड फॉल्स है। इनकॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ये थोड़ा अच्छा है, पूछ लिया तो अच्छे किया, तुम एक थोड़ा अलग डायमेंशन मिलेगा सोचने का। इनकॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अफेक्ट द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। क्या इनकॉम्पिटेंसी से फ्री कंसेंट का कोई रिलेशन है? मैंने सिंपल कर दिया इस क्वेश्चन को, सीधा याद करो कि फ्री कंसेंट का रिलेशन किस किस चीजों से था। फ्री कंसेंट में तो वही कोएर्शन। क्या बोले तोशी, जोर से तोशी एक बार फिर बोलो। कोएर्शन वगैरह जो था फ्री Very good. कंसेंट में, और इनकॉम्पिटेंसी में वो था इंसॉल्वेंट और बिल्कुल, तो फिर मैं बता देती हूँ, बिल्कुल तुम Minor. सही जा रहे हो। कोअर्शन, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड फ्रॉड, ये चारों का रिलेशन है फ्री कंसेंट से। इनकॉम्पिटेंसी का कोई रिलेशन नहीं। तो इनकॉम्पिटेंसी है जो फ्री कंसेंट को अफेक्ट नहीं करती है, ये ट्रू है। इनकॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अफेक्ट द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, क्योंकि फ्री कंसेंट को क्या अफेक्ट करता है? मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, कोअर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, ट्रू है ये, समझ में आया ना? ये डज नॉट बोल रहा और सच में ये डज नॉट ही है, राइट? An agreement, the object of which is unlawful is contingent. क्या contingent agreement का object unlawful होता है? कौन बोलेगा? कॉन्टिजेंट एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जिस सब्जेक्ट मैटर पे एग्रीमेंट किया गया है, क्या वो अनलॉफुल होता है? यानी कॉन्टिजेंट एग्रीमेंट इज नहीं, लॉफुल होता है। लॉफुल होता है। वैगरिंग एग्रीमेंट्स आर अनलॉफुल, राइट? ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, है ना? राइट, समझ में आया? यस मैम। कंडीशन, अच्छा ये तो बहुत इजी है, तुम लोग बताओ। कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन इज नॉट एन इम्प्लाइड कंडीशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अभी आप लोगों ने एग्जाम में लिखा है इसे। कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन is the example of what? Is the kind of what? एक्सप्रेस इम्प्लाइड नहीं होगा। Condition as to description is not an implied condition in a contract True. of sale. True? मैम ट्रू। अंकेश भी ट्रू? और कोई है जो अपना आंसर देना चाहता है? True. अब पिट जाओगे तुम लोग यार, इम्प्लाइड ही तो है। इम्प्लाइड कंडीशन 8 टाइप के थे और एक्सप्रेस्ड लास्ट में पढ़ाया था मैंने। यस मैम, तो डिस्क्रिप्शन जिसमें दिया रहेगा वो तो एक्सप्रेस हो गया ना, बिल्कुल, तो ये नहीं। These are implied conditions. इसमें बोलने की जरूरत नहीं है कि आपका जो डिस्क्रिप्शन है जो हम खरीद रहे हैं उससे मैच करे। इम्प्लाइड होना चाहिए, अंडरस्टूड होना चाहिए कि जो सामान ले रहे हैं वो एज पर डिस्क्रिप्शन होगा, है ना? बोलकर बताने की जरूरत नहीं है इसमें। समझ में आया? यस मैम। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना इम्प्लाइड कंडीशंस एज टू क्वालिटी, क्वांटिटी, टुवर्ड्स, टू सैंपल, टू डिस्क्रिप्शंस, पढ़ा था ना? अभी आप लोगों ने एग्जाम में लिखा भी है। यस मैम। तो दिस इज जो है ये कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन इज एन इम्प्लाइड कंडीशन टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसमें लिखा है नॉट एन इम्प्लाइड कंडीशन, तो ये फॉल्स है। वो होता है, वो इम्प्लाइड कंडीशन का ही पहला फर्स्ट पॉइंट मैंने यही बताया था। कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन बताया था ना, एज टू मर्चेंटेबिलिटी बताया था ना, ये सब
सब सारे Yes, ma'am. इम्प्लाइड कंडीशंस है, याद करो उन सब चीजों को, डोंट बी कंफ्यूज। अब एग्जाम्स को तो 1 महीना भी नहीं हुआ तुम्हारे जो इंटरनल दिया है। ओके, a bill of exchange dishonored due to non acceptance by the DROI becomes voidable. A bill of exchange dishonored due to non acceptance by the DROI, बिल्कुल अब आप इसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। वो डिसऑनर्ड हो चुका है या वॉइडेबल हो चुका है और आप जाकर के बोल सकते हैं, क्योंकि नॉन एक्सेप्टेंस और डिसऑनर्ड भी तो डिसऑनर्ड हुआ ना, है ना। अब आप एक्शन ले सकते हैं या वैलिड, इसके बाद वो बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड नहीं होगा। अब आप एक्शन ले लीजिए या फिर कोई एक्सेप्टेंस के लिए आ जाए तो फिर वेल एंड गुड। लेकिन अगर वो डिसऑनर्ड हो चुका है, द बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस बाय द DROI becomes voidable. ट्रू, ठीक है। Yes. इंडस्ट्रियल रिलेशन इज एस्टैब्लिश्ड वेयर देयर इज टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल, जहां पे एम्प्लॉयमेंट का टर्म्स एंड कंडीशंस होता है वहीं पे इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो सकता है। हम कैजुअल लेबर्स के साथ इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, तो ये ट्रू है, ठीक है। यस मैम। ये देखो, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इज मैनेजमेंट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। जल्दी जल्दी बोलो, ये सब बहुत आसान है। मैम ट्रू। Very good. Next, collective bargaining develops a sense of self-respect and responsibility among the employees. True. ट्रू मैम। True. Any dispute between workmen and workmen, ठीक है ना, between two employees कहने का मतलब इसका, any dispute between workmen and workmen related to the terms of employment is not an industrial dispute. False. Very good, very good, मैंने आंसर बता दिया। बिल्कुल ये फॉल्स है, क्योंकि एम्प्लॉय के बीच में भी अगर डिस्प्यूट है, वो भी एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे को लेकर के, कोई पर्सनल डिस्प्यूट रहेगा तो इट इज नॉट एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ठीक है ना। तोशी और शिवानी के बीच में डिस्प्यूट है बट इट इज नॉट रिलेटेड टू समथिंग ऑफ देयर वर्क प्लेस, तो पर्सनल है, दैट इज नॉट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। लेकिन काम के टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर के है, वहां के टाइमिंग्स को लेकर के, वहां की व्यवस्था को लेकर के, देन इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, राइट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, False. है ना। कंसिलिएशन इज वन ऑफ द सेटलमेंट मैशनरी ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। कोमल, True, ma'am. conciliation is one of the settlement machinery of industrial dispute. कोई बोलो। मैम ट्रू हो सकता है। अंकित जब से आया तब से हो सकता है बोल रहा है। मैम कंफ्यूजन हो रहा है मैम। हर्षित, कंसिलिएशन आप तो मैम बोलिए। कुछ रोकने का हो रहा है किसी को मैम, कुछ मैम एक तरीके से मैम कुछ रोकना, वो कंसिलिएशन। क्या हुआ वो? हम अगर गुस्से मैम एक तरीके से हम रोकना, मैम कि गुस्सा है तो उसको रोकना, मैम उसको शांत करना है, वही है कंसिलिएशन, वही होता है। कंसाइल कर लो यार, झगड़ा को खत्म कर लो, आपस में समझौता कर लो। दिस कंसिलिएशन इज, ट्रू होगा ये। बिल्कुल ये ट्रू है, ठीक है ना। ये है यार, हमने ने पढ़ा ना, एडजुडिकेशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन एंड देन ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, पढ़े हैं ना। तो कंसिलिएशन है एक Yes, सेटलमेंट का मशीनरी, इसमें कोई शक नहीं है अंकित, इसके है, ठीक है। अग्रीवांस में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, ट्रू फॉल्स? ट्रू मैम। True. ग्रीवेंस एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है, ठीक है। ये तुम लोग पढ़ो। मैम ये क्वेश्चन ग्रुप में भेज दीजिएगा ना। ओके, भेज दूंगी, अभी डिस्कस कर लेते हैं। डिलीवरी ऑफ गुड इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिंग बेलमेंट। डिलीवरी ऑफ गुड इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिंग बेलमेंट, ट्रू फॉल्स? ट्रू होगा मैम इसका। बिल्कुल सही, ट्रू होगा, शाबाश, ट्रू ही होगा ना। बेलमेंट बिना डिलीवरी के कैसे होगा तोशी, कितना टाइम लगा सोचने Yes, में, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। The ownership of goods bailed passes to the bailee. The ownership, very No, ma'am. good, no, True. बिल्कुल सही, true. The no sale can take place without a Ma'am, price. true कैसे होगा? False. इन वाले का false होगा, ma'am. The ownership of goods bailed, अरे the ownership of goods bailed passes to the bailee, true है ये? Yes. नहीं,
ओनरशिप कहाँ पास होता है? हाँ हाँ बिल्कुल फॉल्स, बिल्कुल False सही, फॉल्स है, मतलब डजंट पासेस टू द बेली, करेक्ट करेक्ट, ठीक है ना। द ओनरशिप ऑफ गुड्स रिमेन विद द बेलर, ओनली द पोजीशन इज गिवन टू द बेलर, ठीक है बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट, नो सेल कैन टेक प्लेस विदाउट अ प्राइस, ट्रू फॉल्स? हम फ्यूचर में प्राइस देना होता है तो sale होता है। No sale can take place without a price. False. False. तोशी, False मैम, false. और किसी का जवाब? मैम सेल हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ से रिलेटेड होगा, माइट भी कोलेटरल भी हो सकता है उसके बदले में। Sale is always for price. मैम वो जो था कि फ्यूचर में जो कर सकते सेल्स ऑन एग्रीमेंट, तो उसमें तो अब मैं प्राइस बताती हूँ, अब मैं बताती हूँ क्या है। सेल कभी भी बिना प्राइस के नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो एसेंशियल चीजें हैं वो होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ठीक है ना। जिसके पास ओनरशिप ट्रांसफर हो गया उसका रिस्क होता है, उसकी लायबिलिटी होती है। इससे कोई मतलब नहीं है कि अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो ही आपके पास वो जिम्मेदारी आएगी। आपने पेमेंट नहीं किया है लेकिन आप क्रेडिट पर सामान लेकर आ गए हो और चोरी हो गया, तो किसका सामान गया, तुम्हारा या दुकानदार का? मेरा क्या? तुम्हारा गया। ये चीज मैं बोल रही थी कि विदाउट पेमेंट, पेमेंट इज नॉट नेसेसरी, समझी तोशी? पेमेंट इज नॉट नेसेसरी, पेमेंट कैन बी क्रेडिट, पेमेंट कैन बी ऑन फ्यूचर डेट थ्रू हम वही क्रेडिट बोल रहे हैं कार्ड, कि प्राइस तो फ्यूचर में भी दिया जा सकता है, दिया जा अभी सकता है, sale लेकिन ऐसे भी हो सकता है। प्राइस होना चाहिए। विदाउट प्राइस कोई सेल नहीं हो सकता है। यहाँ पर वो पेमेंट टर्म नहीं यूज कर रहा, वो प्राइस टर्म यूज कर रहा है। हमेशा क्लियर रखो कि हमारे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो रिस्क होता है दैट इज ट्रांसफर्ड विद ओनरशिप, ठीक है ना। जिसके पास ओनरशिप चला गया ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग्स, वो उसका ओनर हो जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं। तो पेमेंट बहुत एसेंशियल नहीं है, लेकिन प्राइस है। कोई भी सेल का ट्रांजेक्शन बिना किसी प्राइस के नहीं हो सकता। वो 2 रुपये हो, वो 4 रुपये हो, 10 रुपये हो या 10 लाख हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कुछ प्राइस तो होना चाहिए एज ए कंसिडरेशन, है ना। Yes, ma'am. क्लियर? तो ये क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? ये फॉल्स हो जाएगा। ट्रू, नो सेल कैन टेक प्लेस नो सेल विदाउट अ करना, हाँ प्राइस, ट्रू हो जाएगा मैम। ट्रू हो जाएगा, ठीक है। देयर कैन बी अ सेल इन केस ऑफ फ्यूचर गुड्स, ट्रू फॉल्स? ये देख रही हो? फ्यूचर कुछ में तो मतलब फ्यूचर के लिए एग्रीमेंट तो हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर गुड्स के लिए सेल नहीं होता, फ्यूचर गुड्स के लिए एग्रीमेंट टू सेल होता है, एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है ना। एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको ऐसे मत करो। हम 2 नंबर, क्या 2 नंबर? 2 नंबर आता है इसमें। अच्छा 2 नंबर है, ठीक है, व्हाटएवर, ठीक है ना। 1 नंबर है या 2 नंबर है, आपको मालूम है ना, थोड़ा सोच करके आंसर दीजिए। फ्यूचर गुड्स जब पूछ रहा है तो फ्यूचर गुड्स के लिए ऑलवेज एग्रीमेंट से, ठीक है ना। एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए से, राइट, ठीक है। A negotiable instrument need not to be in writing, true or false? फॉल्स, फॉल्स। राइटिंग में होना चाहिए। राइटिंग में होना चाहिए, बिना राइटिंग के नहीं होता। A post dated check is valid and negotiable. कल ही पढ़ाए हैं, बताओ बताओ, अभी 2 दिन पहले ही खत्म किया। A post dated check. A post dated check is valid and negotiable. ट्रू, और किसी का जवाब कुछ? A post dated check is valid and negotiable. True, false? नहीं समझ में आ रहा है, बोलो, यस मैम। बोलिए, बोलो अंकेश। मैम नहीं समझ में आ रहा इसको। अरे यार कल ही पढ़ाया है ना मैंने, पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक मतलब क्या होता है कि हमने आपसे लाख रुपया लिया लेकिन आपको मुझ पे भरोसा नहीं है कि मैं पे बैक करूंगी, मान लीजिए, तो आपने क्या किया कि भाई तुम मुझे 4 इंस्टॉलमेंट बना लो, 25-25 हजार रुपए का, 1 लाख रुपया लिया ना अभी,
तो अगर 1 लाख रुपए लिया तो 25-25 हजार का हमको पोस्ट डेटेड चेक दे दो। पोस्ट डेटेड चेक मतलब क्या कि अभी पैसा लिया है तो मुझे 3 महीने बाद तुम बोलो ना कि मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं दे दूंगा। तो ऐसा करो, एक चेक तुम काट दो, अगस्त में हम दे रहे हैं, 1 अगस्त है अभी, सॉरी 1 सितंबर आ गया, तो 1 सितंबर में दे रहे हैं तो हमको तुम दिसंबर के डेट का दे दो। हम 1 दिसंबर का दोगे तो हम उसके बाद उसको लगा देंगे, ठीक है ना। एक हमको दे दो मार्च का, एक हमको दे दो जून का, एक हमको दे दो फिर से अगस्त का। उससे क्या हो जाएगा कि मेरे पास एक प्रूफ रहेगा कि मैंने आपको लोन दिया और उसके अगेंस्ट में मेरे पास पोस्ट डेटेड चेक है, जो पोस्ट डेटेड चेक में डेट आने पर, उसकी वैलिडिटी आने पर प्रेजेंट करूंगी अकाउंट में, ठीक है। पोस्ट डेटेड यानी फ्यूचर डेटेड चेक। फ्यूचर डेटेड चेक इज वैलिड इंस्ट्रूमेंट, लोग करते हैं ऐसा अपने यूजेस में, अपने बिजनेसेस में। जब किसी को लोन पे सामान देता है तो पोस्ट डेटेड चेक ले लेता है, कोई जमीन बेचता है तो पोस्ट डेटेड चेक ले लेता है। इकट्ठा इतना पैसा नहीं है तो पोस्ट डेटेड चेक दे दो, हम 6-6 महीना पे उसको लगाते रहेंगे बैंक में और पैसा लेते रहेंगे, है ना। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Trade unions don't promote and protect employees' False. interest. False. The concept of industrial relations evolved only after Industrial Revolution. False, ma'am. Concept of industrial relations evolved only after Industrial Revolution. True है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ही तो हुआ ना कि मैनेजमेंट में और वर्कर्स में बहुत ज्यादा उठापटक होने लगा, बहुत ज्यादा मार्क्स की क्रांति, मार्क्स का, लेनिन का जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या था, उस समय कितना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। उसी सब के अगेंस्ट जब बहुत ज्यादा उठापटक हुआ, बहुत ज्यादा टेंशन का माहौल होने लगा और प्रोडक्टिविटी कम होने लगी, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कॉन्सेप्ट आया पिक्चर में कि हम कैसे आपस में वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में फ्रेंडली कोर्डियल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करें ताकि हमारा प्रोडक्शन रुके नहीं, ठीक है ना, बाधित नहीं हो। समझ में आया? ट्रू है। Yes. कलेक्टिव बार्गेनिंग इंश्योर्स हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशन। True. और लास्ट है एन अग्रीव्ड एम्प्लॉय फर्स्ट डायरेक्टली अप्रोचेस द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू रिजॉल्व इश्यूज। ये हम False. लोगों ने ग्रीवेंस सेटलमेंट में पढ़ा था। हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही। नहीं, पहले इमीडिएट सीनियर या सुपरवाइजर को, वेरी गुड, या फिर डिपार्टमेंट हेड को। ऑर्गेनाइजेशन हेड से पहले वो डिपार्टमेंट हेड या इमीडिएट सुपरवाइजर को अप्रोच करेगा, ठीक है। बस इतना ही था केस, इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, है ना। समझ गया मैम। ये तुम्हारा ये फर्स्ट वाला है, वो अभी कर चुके हम लोग। एन ऑफर एक्सेप्ट, बस मैम ये सब हो गया था, ये सब हो गया था, ठीक है। तो खत्म हो गया। कल हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में मैं देखती हूँ क्या इंपॉर्टेंट, अगर कुछ इंपॉर्टेंट मिले तो ठीक है, नहीं तो हुंडीज वगैरह पढ़ा के, बैंक एंड कस्टमर पढ़ा के इंडस्ट्रियल रिलेशन में इन कर जाएंगे, ठीक है। यस मैम। ओके, अटेंडेंस ले लिया? Yes, ma'am. They should.